रूस को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर उसने बिना किसी वजह के यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया की एक बड़ी ताकत उसके खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए रूस ने जंग का ऐसा रास्ता निकाला है कि हमला भी हो जाए और इल्जाम भी न लगे। इसी चाल के तहत रूस ने 2014 में यूक्रेन से अलग हुए 2 इलाकों को आजाद देश का दर्जा दे दिया है। यानी रूस अब इन 2 इलाकों में अपनी सेनाओं को भेज सकता है और यूक्रेन अगर इसके जवाब में कोई कार्रवाई करता है तो फिर रूस इस कार्रवाई की जवाबी कार्रवाई को जायज ठहरा सकता है। Began to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी, साफ कहते भी नहीं और चुप रहते भी नहीं। यूक्रेन को लेकर रूस का रवैया कुछ कुछ वैसा ही है। रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन पर कोई हमला करने वाला है, लेकिन ये भी सच है कि उसने सारा काम छोड़कर यूक्रेन की सीमाओं पर अपने 90,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। और अब तो उसने यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को अलग देश के तौर पर ही मान्यता दे दी है और ये कह दिया है कि अब रूसी सेना इन 2 इलाकों में पहुंचकर वहां शांति स्थापित करने का काम करेगी। मतलब ये हुआ कि रूस बेशक यूक्रेन पर सीधे जंगी हमला नहीं कर रहा है, मगर वो यूक्रेन पर रह रहकर किश्तों में वार जरूर कर रहा है। और रूस के इस किश्तों वाले हमले ने दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी रूस और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन और जापान जैसे देश तो खैर इस मामले में शुरू से ही रूस के खिलाफ हैं। दरअसल लुहांस्क और दोनेत्स्क पर रूस की हिमायत करने वाले अलगाववादी काबिज हैं। इन दोनों इलाकों को डोनबास के तौर पर जाना जाता है। ये इलाके 2014 में यूक्रेन सरकार के कब्जे से बाहर हो गए थे और इन्होंने खुद को आजाद गणराज्य करार दिया था, लेकिन मान्यता को लेकर इनकी लड़ाई अब भी जारी है। यूक्रेन का कहना है कि अलगाववादियों से लड़ाई में अब तक लगभग 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। रूस इस संघर्ष में बेशक खुले तौर पर अलगाववादियों को समर्थन देने से इनकार करता रहा हो, लेकिन जानकारों का दावा है कि वो शुरू से ही अलगाववादियों की पिछले दरवाजे से मदद करता रहा है, जिसमें खुफिया तौर पर फौजी मदद, आर्थिक सहायता, कोविड-19 टीकों की सप्लाई और यहां रहने वाले तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों को रूसी पासपोर्ट इश्यू करना शामिल है। The activities of the Ukrainian army is governed by the foreign consultants, and we are well aware of that. Last year, under the pretext of the war games, the military contingents of the NATO countries were deployed in Ukraine.
Ukrainian army is already integrated into NATO. It means that Ukrainian army units can be done directly from the NATO headquarters. The West started to explore the territory of Ukraine as the future theater of military action, as the future battlefield, and it is aimed against Russia. Last year alone, it had more than 20,000 troops and more than 1,000 equipment, hardware units. लेकिन अब रूस ने पहली बार ये कह दिया है कि वो डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता। रूस के डोनबास को मान्यता देने का मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी सेना को इन इलाकों में भेज सकता है। रूस की दलील है कि वो यूक्रेन के खिलाफ डोनबास की हिफाजत के लिए एक सहयोगी के तौर पर दखल दे रहा है, बल्कि उसने तो यहां तक कह दिया है कि उसकी सेना इलाके में अमन चैन लाने के लिए काम करेगी। ये हालात कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनेत्स्क के पूर्व नेता अलेक्जेंडर बोरोडाई ने पिछले महीने ही ये साफ कर दिया था कि अगर रूस ने अलगाववादियों को मान्यता देने का काम किया और लुहांस्क और दोनेत्स्क पर कब्जा करने में उनकी मदद की, तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो जाएगी। और फिलहाल हालात ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं।